हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय श्री श्याम। आज हम करेंगे सामान्य वित्तीय अभिलेखा नियम में प्रतिदाय और विविध व्यय टॉपिक। इसमें क्या है कि रिफंड जो सरकार के पास आपका जमा है, सरकार आपको वापस लौटाती है, ठीक है। पर विविध व्यय अन्य प्रकार के व्यय जो आकस्मिक व्यय की तरह होते हैं, उनके संबंध में अध्ययन करेंगे। तो सीधा चलते हैं। नियम संख्या 252, नियम संख्या 252, ठीक है। विशेष नियमों या सक्षम प्राधिकारी के आदेशों से नियमित होने वाले विविध व्यय के अतिरिक्त, मतलब ये तो असामान्य स्थिति है, ठीक है। इनके अलावा मतलब ये तो हर जगह आता है, इस अलग आदेश के अतिरिक्त, इस आदेश सरकार के आदेश के अतिरिक्त। तो सामान्य स्थिति क्या है? सामान्य स्थिति है जो भी विविध व्यय किए जाएंगे उन पर कौन से नियम लागू होंगे? आकस्मिक व्यय पर जो नियम लागू होते हैं, कंटीजेंट एक्सपेंडिचर पर जो नियम लागू होते हैं, वही किस पर लागू होंगे? विविध व्यय पे होंगे। तो विविध व्यय जब भी खर्च किया जाएगा, विविध व्यय के बारे में जब भी बात होगी तो क्या माना जाएगा? उसको कंटीजेंट एक्सपेंडिचर माना जाएगा। कंटीजेंट एक्सपेंडिचर के रूप में ही खर्च किया जाएगा, उसी के नियम लागू होंगे। अगला है 252, रिफंडों का वर्गीकरण। रिफंड कितने प्रकार के होंगे उसका वर्गीकरण है, ठीक है। रिफंड जिनको प्राप्त करना दावेदार का कानूनी अधिकार है। एक तो रिफंड ऐसा है जिसको प्राप्त करना क्या है? कानूनी अधिकार है। लीगल इंटाइटल्ड है, जिसको क्या है? कानूनी रूप से उसको अधिकार घोषित कर रखा है, वह राशि प्राप्त करने का क्या है? अधिकारी है। एक तो ये होता है। एक सरकार की तरफ से अनुग्रह दे रहा है, सरकार अपनी रियायत के रूप में दे रही है, सरकार एक्स ग्रेटिया के रूप में दिए जाते हैं, जिनके लिए सरकार कानूनी तौर पर क्या नहीं है? बाध्य नहीं है। सरकार अपनी तरफ से अनुग्रह एक सहायता के रूप में देख लो, उसके रूप में दिया जाता है। तो रिफंड के दो प्रकार पढ़ लिया मुख्य रूप से। एक तो कानूनी, जो क्या है आप सरकार को दिया ही जाना है, सरकार के लिए कंपलसरी है, सरकार उसको देने के लिए क्या है? बाध्य है, ठीक है। एक है सरकार की तरफ से दिया जाने वाला, जिसको अनुग्रह के रूप में माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। विनियोजन की स्वीकृति के लिए राजस्व रिफंड को व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। सीधा प्रश्न आ जाएगा, विनियोजन की स्वीकृति मतलब बजट में आवंटन हो गया राजस्व के रिफंड के लिए, तो उसको व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा, उसको व्यय नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो विनियोजन की स्वीकृति क्या नहीं माना जाएगा? व्यय के रूप में नहीं माना जाएगा। ऐसे कैसे याद कर लेना। वसूली से पूर्व ही राजस्व में छूट माफी की स्वीकृति को राजस्व की मांग में कमी माना जाएगा, न कि उसका रिफंड। वसूली से पूर्व ही सरकार आपसे मांग रही थी कितने? सरकार आपसे 1500 रुपये मांग रही थी, ठीक है, बिजली के बिल के। सरकार ने उस पर 500 रुपये क्या दे दी? छूट दे दी, ठीक है। तो ये क्या हुआ? वसूली से पूर्व ही राजस्व में क्या दे दी? आपको छूट दे दी या माफी दे दी, मतलब वसूली करी, उससे पहले क्या मिल गया? आपको छूट मिल गई। आपका जो राजस्व था उसमें क्या कर ली? मांग में कमी कर दी सरकार ने, तो उसको मांग में कमी माना जाएगा। उसको क्या माना जाएगा? मांग में कमी माना जाएगा, उसको रिफंड नहीं माना जाएगा। सरकार ने मांग ही कम कर दी, 1500 की मांग थी, उसको कम करके कितनी कर दी? 1000 रुपये कर दी। तो सरकार ने मांग में कम करी है, छूट दी है, रिफंड नहीं करा। रिफंड तो कब होता है? जब लौटाती है तब क्या माना जाता है? उसको रिफंड माना जाएगा। रिफंड के लिए स्वीकृति, राजस्व के रिफंड की स्वीकृति या तो समय बिल पर दी जाएगी या अलग से दी गई स्वीकृति का उद्धरण बिल में किया जाएगा। राजस्व के रिफंड की स्वीकृति किस पे दी जाएगी? या तो बिल पर, या स्वीकृति का अलग से एक्विटेंस रोल से या अन्य से आगे उल्लेख आएगा पूरा, उसके आधार पर दिया जाएगा। एक स्वीकृति की एक प्रमाणित प्रति बिल के साथ संलग्न कर कोषागार को प्रस्तुत की जानी होगी। जो भी स्वीकृति जारी की गई है उसकी एक प्रमाणित प्रति बिल के साथ कहाँ की पेश की जानी होगी? कोषागार में प्रस्तुत की जानी होगी। प्रतिदाय बोले तो रिफंड की राशि को निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाएगा। प्रतिदाय जिसको रिफंड करना है उसको निकाल कर डिपॉजिट अकाउंट है आपका, निक्षेप खाता है, उसमें जमा नहीं किया जाएगा। जिसको लौटानी है, जिस व्यक्ति को रिफंड की जानी है, उसी को दी जानी है, अपने पास खाते में नहीं रखनी है। तो यही है, जो रिफंड की राशि है उसको निक्षेप खाते में जमा नहीं करना है, जिसको लौटाना है उसी व्यक्ति को तुरंत लौटानी है। तो राजस्व के रिफंड पर अधिकार रखने वाले व्यक्ति द्वारा राजस्व के रिफंड, जिसको रिफंड दिया जाना है, जिसको वह पैसा या मुआवजा मिलना है, ठीक है, रिफंड का अधिकार रखने वाले व्यक्ति को मांग करने पर कैसे देंगे? मांग करने पर और रसीद देने पर। मांग करने पर वह रसीद देने पर रिफंड की राशि आहरित की जाएगी। वह मांग करे और साथ में क्या दे? रसीद दे। रसीद कौन सी? उसमें उसको कितने रुपए मिलेंगे, कितने रुपए की रसीद है, वह अगर वो दावा करता है तब ही राशि निकलाई जाए, ठीक है। केवल रसीद पर नहीं निकलाई जाएगी, मांग करे और रसीद दे तब राशि निकलाए, ठीक है। तो किसी भी स्थिति में विभागीय अधिकारी द्वारा दी गई रसीद पर रिफंड की राशि आहरित कर
व्यक्ति द्वारा मांग किए जाने तक निक्षेप खाते में जमा नहीं किया जाएगा। रसीद दे दी रो मांग ही नहीं कर रहा, तो ऐसे में निकला कर आप निक्षेप खाते में जमा नहीं करो। जब रसीद दे और क्या है मांग करे तो उसको तुरंत ही भुगतान कर दिया जाए, उसको निकला कर डिपॉजिट अकाउंट है, निक्षेप खाता है, उसमें जमा नहीं करे। रिफंड के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। किसी भी प्रकार के रिफंड की स्वीकृति से पूर्व मूल मांग या वसूली की प्रविष्टि को किया जाएगा। जैसे ही कोई रिफंड मांगेगा तो पहले अपने रिकॉर्ड में देखें कितने रुपए जमा थे, उसके 1500 रुपये जमा थे, तो जहाँ 1500 रुपये जमा थे वो जमा है कि नहीं है, वापस तो नहीं लौटा दिए गए उसको, ठीक है। तो अपने जो रिकॉर्ड है उसमें 1500 रुपये लिखे हुए हैं, तो वहीं लिख देंगे कि वापस 1500 रुपये लौटा दिए गए हैं, किस आदेश से लौटाएं, कब लौटाएं, वह तारीख या कोई चेक नंबर है, हल्का सा वहाँ प्रविष्टि कर देंगे जहाँ अपने पहले रिकॉर्ड में लिख रखा है। तो यही कहा इसमें किसी भी प्रकार के रिफंड की स्वीकृति से पूर्व मूल मांग या वसूली की प्रविष्टि की जाएगी। किसी भी प्रकार की रिफंड की स्वीकृति से पूर्व मूल मांग या वसूली क्या की जाएगी, प्रविष्टि की जाएगी तथा विभागीय रोकड़ पुस्तिका या अन्य दस्तावेजों में मूल प्रविष्टि के समक्ष, जहां पहले जमा हुआ था, मूल प्रविष्टि के समक्ष रिफंड की प्रविष्टि इस प्रकार की जाएगी कि उसका दोहरा या गलत दावा संभव नहीं हो, वापस कोई मांग न कर ले। अधिकारी तो बदलते रहते हैं, कोई व्यक्ति वापस आ जाए बोले मेरे को दिया ही नहीं था पहले, तो रिकॉर्ड में इसका संधारण कर लें, ठीक है ना। रिफंड के सभी बिलों पर इस बात का प्रमाण पत्र अंकित किया जाएगा कि इस प्रकार की प्रविष्टि कर दी गई है। रिफंड के जो बिल होंगे जो कोषागार में जाएंगे, ठीक है, पास होने के लिए, तो उनमें सब जगह अंकित किया जाएगा कि उस प्रकार की प्रविष्टि कर दी गई है जिसमें उसको रिफंड किया जाना है, वह प्रविष्टि कर ली गई है। राजस्व के रिफंड के लिए कोषागार से राशि आहरित करने हेतु बिल सामान्यतः सिस्टम से सर्जित प्रारूप GA 100 में बनाए जाएंगे। रिफंड के लिए कोषागार से राशि आहरित करनी है तो उसके लिए बिल सामान्यतः किस प्रारूप में तैयार होंगे, GA 100 मतलब GA 100 में तैयार होंगे, ठीक है। वेट वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स आता है, वैल्यू एडेड टैक्स के रिफंड हेतु बिल GA 100A में तैयार होंगे, उसमें बनाए जाएंगे। तो 100 में तो क्या होंगे, जो बिल बनाए जाएंगे वो, ठीक है, रिफंड के, और 100A में GA वैल्यू एडेड टैक्स वेट के लिए जो बिल बनाए जाएंगे इसके तहत बनाए जाएंगे। यदि रिफंड के लिए किसी विभाग के नियमों में कोई अन्य प्रारूप निर्धारित किया गया है, रिफंड के लिए मान लो जलदायु विभाग ने अलग प्रारूप बना रखा है, उसको GA 100 उसके सेट नहीं हो रहा है, तो ऐसे कोई अलग प्रारूप बना रहा है तो वह भी लागू होगा, वह अपने निर्धारित प्रारूप के अनुसार काम कर सकता है उसमें, तो GA 100 के स्थान पर उसका उपयोग किया जा सकता है। राशि को जमा के लिए प्राप्त करने वाला प्राधिकारी इस प्रारूप की आवश्यक पूर्ति कर हस्ताक्षर करेगा एवं कोषाधिकारी भी जमा के सत्यापन के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। राशि को जमा करने के लिए जमा करने के लिए प्राप्त करने वाला प्राधिकारी इस प्रारूप की आवश्यक पूर्ति कौन से की, जो GA 100 में तैयार किया जाएगा, प्रारूप की आवश्यक पूर्ति कर हस्ताक्षर करेगा, ठीक है। वह प्राधिकारी क्या करेगा, हस्ताक्षर करेगा एवं कोषाधिकारी भी जमा के सत्यापन, कोषाधिकारी देखेगा पहले ये राशि जमा हुई थी नहीं हुई थी, इसका सत्यापन करेगा, सत्यापन के बाद उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा। तो किसके साइन होंगे, एक तो जब प्राप्त करने वाले प्राधिकारी के हस्ताक्षर, एक कोषाधिकारी के, 2 के हस्ताक्षर होंगे। 3 पूर्ण वित्तीय वर्षों तक अदावाकृत जमाओं के विवरण को तथा कोषागार में जमा राशि के लिए कोषागार के मूल अभिलेख को जमा तथा रिफंड के अधिकार के सत्यापन हेतु विश्वसनीय अभिलेख माना जाएगा। 3 वित्तीय वर्षों तक, 3 वित्तीय वर्ष समझते हो, 3 वित्तीय वर्ष मतलब पूर्ण का मतलब समझ रहे हो, पूर्ण का मतलब जैसे मान लो दिसंबर की बात है, दिसंबर में किसी ने कुछ जमा कराया, दिसंबर 2010 में किसी ने कुछ जमा कराया, ठीक है। अब पूर्ण वित्तीय वर्ष तो बन रहा नहीं, पूर्ण वित्तीय वर्ष शुरू कब से होगा, पूर्ण वित्तीय वर्ष शुरू होगा 1 अप्रैल से, कब शुरू होगा 1/04, फिर 2011 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा, तो 11, 12, 13, तो 13 तक 3 साल हो जाएंगे, ठीक है। मार्च 13 तक 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष होते हैं, इसको काउंट नहीं किया जाएगा, ये तो अपूर्ण वित्तीय वर्ष है,
बीच का अधूरा है। ठीक है, तो 3 वित्तीय वर्षों तक अदावा कर जमाओं के विवरण को तथा कोषागार में जमा राशि के लिए कोषागार के मूल अभिलेख को जमा या रिफंड के अधिकार के सत्यापन हेतु विश्वसनीय अभिलेख माना जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष हो गए, अदावाकृत राशि है, तो ऐसे में कोषागार में जो जमा है, कोषागार का जो रिकॉर्ड है जिसमें जमा किया गया है, उसी अभिलेख को क्या माना जाएगा, प्रमाणिक माना जाएगा, उसी को विश्वसनीय माना जाएगा, उसी के आधार पर सत्यापन होगा कि जमा है या नहीं है। आहरण वितरण अधिकारी डीडीओ रिफंड बिल में यह प्रमाण पत्र देगा कि राशि कोषागार में वास्तव में जमा कराई गई थी और यह पूर्व में आहरित नहीं की गई है। जब भी रिफंड का बिल कोषागार में जाएगा तो आहरण वितरण अधिकारी जो डीडीओ है वह क्या करेगा, एक प्रमाण पत्र देगा। उस प्रमाण पत्र में लिखेगा कि यह उक्त राशि कोषागार में फला फला बिल के माध्यम से मेरे द्वारा अधोस्ताक्षर करता इस कार्यालय के द्वारा जमा कराई गई थी। यह प्रमाण पत्र कौन देगा, डीडीओ देगा। ठीक है, और ये जमा कराई गई थी और ये पूर्व में आहरित नहीं की गई, अब तक इसको आहरित नहीं किया गया, आहरित का मतलब निकलाया नहीं गया है। ठीक है, जिन प्रकरणों में जमा का पूर्ण एवं संतोषप्रद सत्यापन नहीं हो सके, जिन प्रकरणों में सत्यापन नहीं हो सके, याद रखना, जिन प्रकरणों में क्या नहीं हो सके, सत्यापन नहीं हो सके, पता नहीं चल पा रहा है कि राशि वापस दी या नहीं, राशि आहरित की गई थी या नहीं की गई थी। ठीक है, वापस, तो ऐसे में एक बंद पत्र निष्पादित करना आवश्यक होगा कि बाद में एक बंद पत्र, एक बॉन्ड भरा जाएगा। अगर मान लो एक बॉन्ड किसके द्वारा, दावेदार द्वारा, यह बॉन्ड दावेदार द्वारा भरा जाएगा, जो दावा कर रहा है, क्लेमेंट है, जिसके पास राशि जाएगी, उससे एक बॉन्ड भराएंगे कि यह राशि अगर मेरे द्वारा पूर्व में आहरित पाए जाने का कोई रिकॉर्ड मिलता है, ऐसा मिलता है, तो मैं पूरी राशि या जितनी राशि बनती है वह ब्याज से जमा करा दूंगा। ऐसा एक बॉन्ड क्षतिपूर्ति रूप में भराया जाता है, क्योंकि सत्यापन नहीं हो पा रहा, दावे का सत्यापन नहीं हो रहा, राशि जमा थी या नहीं, तो ऐसी स्थिति में बॉन्ड भरवाना आवश्यक है। कई देखो, सामान्य स्थिति में बॉन्ड की आवश्यकता नहीं है। सामान्य स्थिति में तो क्या है, डीडीओ ही एक प्रमाण पत्र दे देगा कि ये राशि मेरे द्वारा ऐसे जमा कराई गई थी और अब इसका आहरण किया जाना है, उसको वापस चुकाना है, इसको पहले आहरित नहीं किया गया था। ठीक है, कोषागार वाला कोषागार में सत्यापन कर लेगा राशि आई थी या नहीं थी। ठीक, लेकिन कई बार क्या सत्यापन नहीं हो पाता है, ऐसी स्थिति में रिकॉर्ड अधूरा रहता है, सत्यापन नहीं हो पा रहा, तो ऐसी स्थिति में यह काम आता है कौन, बॉन्ड, जिसमें जो दावेदार है उसे एक बॉन्ड भरा लेते हैं, तो उसके लिए वो लाइबिलिटी बन जाती है उसकी, वो गलत नहीं करता, उसकी जिम्मेदारी बन जाती है कि अगर कल में कमी पाई जाती है या वापस मांग कर लेंगे तो अपने को जमा कराना पड़ेगा। कई व्यक्तियों की ओर से एक ही रसीद, सामूहिक रसीद पर कोषागार या बैंक में जमा कराएगी एकमुश्त राशि के किसी भाग के रिफंड में भी उपयुक्त प्रक्रिया का ही पालन किया जाता है। मान लो कोई गाँव के 50 व्यक्ति थे, 50 व्यक्तियों को सामूहिक कोई हित था और उन्होंने मिलकर 25,000 रुपये जमा करा दिए, 25,000 रुपये क्या करा दिए, जमा करा दिए, 25,000 रुपये जमा हो गए। ठीक है, 25,000 की सामूहिक रसीद दे दी। अब उसमें से जो ग्रुप था 50 का, उसमें से मान लो कुछ लोग टूट गए, कुछ लोग टूट गए, जैसे मान लो 10 लोग टूट गए, उन्होंने जमा कराए थे मिलाकर कितने, 10,000, उनको वह रिफंड वापस करना है, उनको वह 10,000 वापस करने हैं। तो ऐसे में जब जमा कराया था तब तो एक ही रसीद ली थी और अब कितने और रसीद में कितने रुपये राशि आई थी, 25,000 की आई थी, और अब कितने ले रहे हैं, वो 10,000 की मांग कर रहे हैं। तो ऐसे में भी इन व्यक्तियों से भी रिफंड भराया जाएगा, बॉन्ड भराया जाएगा, एक बंद पत्र इनसे भी भराया जाएगा कि बाद में राशि ऐसी होगी तो हम वापस में जमा करा देंगे, तो इनसे भी एक बॉन्ड भराया जाएगा सामूहिक रसीद वाले में। राजस्व रिफंड के आदेश की वैधता, राजस्व रिफंड के आदेश की वैधता कितने दिन तक रहेगी, तो राजस्व रिफंड के आदेश को जारी किए जाने की तिथि से 3 माह तक ही उसके भुगतान के लिए वैध होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दे दे 3 माह तक। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि पूर्ण, अभी अपन ने पढ़ा था पूर्ण वित्तीय वर्ष, कितने वित्तीय वर्ष, 3 पूर्ण वित्तीय वर्ष। यहाँ लिखा हुआ है 3 पूर्ण माह, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ ना, तो अपने को ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं कि राजस्व रिफंड की वैधता कब तक रहेगी, बोले 3 पूर्ण माह तक। आपका दिमाग क्लिक करा, बोले यार ये तो आया था कि 3 पूर्ण माह आए थे, कहीं वही तो नहीं है। तो ऐसे में आपको जब भी डिजिट के आंकड़े आएंगे, संख्यात्मक आंकड़े आएंगे, ठीक है, तो वो थोड़े आप गहराई से देखना, 3 माह तक या 3 माह से पहले, 3 माह बाद तक, 3 माह तक, ठीक है, 3 माह पहले। तो ऐसे में यह अनुमान आप ढंग से पढ़ के ले लगाना। तो इसमें 3 माह तक दे रखा है केवल, ठीक है, 3 माह तक का मतलब पूर्ण माह से कोई मतलब है नहीं है, 3 माह हो जाने चाहिए स्वीकृति जारी होने की। ठीक है, तो रिफंड का आदेश जारी किए जाने के 3 माह तक भुगतान के लिए वैध रहता है। तत्पश्चात
आदेश पर कोई भुगतान तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक क्या है स्वीकृत प्राधिकारी उसको पुनर्वेद उसको वापस वेद नहीं कर दे, तब तक कोई स्वीकार नहीं किया जाएगा, तब तक उसको वापस रिफंड नहीं किया जाएगा। 3 माह तक तो वो पहले का जारी की गई स्वीकृति वैलिड है, उसके बाद में उसको वापस पुनर्वेद करेगा कौन? जिसने सक्षम अधिकारी, जिसने पहले वेदता जारी करी थी, जिसने पहले रिफंड की स्वीकृति जारी करी थी, वही वापस उसको पुनर्वेद करेगा अगर वह बाद में दावा करता है तो। नियम 257, संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए क्षतिपूर्ति दे ही नहीं। संपत्ति की आकस्मिक हानि, किसी कर्मचारी की मान लो कोई ड्यूटी कर रहा था, उसकी कोई संपत्ति का नुकसान हो गया, ठीक है, आकस्मिक हानि हो गई, तो उसके लिए कोई देय नहीं होगा। सरकार किसी प्रकार का कोई भुगतान उसको नहीं करेगी, प्राकृतिक कारणों से हो जाए या अन्य कोई घटना, आगजनी हो गई, चोरी हो गई, डकैती हो गई, ऐसे में चाहे वो ड्यूटी पे था या सरकारी क्वार्टर में रह रहा था, सरकार की लायबिलिटी नहीं बनती है। तो सामान्य प्रक्रिया है, सामान्य रूप से किसी के घर में घटना हो जाती है तो सरकार कहाँ भरपाई करेगी। तो इस स्थिति में है वित्त विभाग की अनुमति के बिना संपत्ति की आकस्मिक हानि के लिए राज्य कर्मचारी को कोई क्षतिपूर्ति का भुगतान नहीं किया जाएगा वित्त विभाग की अनुमति के बिना। मतलब वित्त विभाग अगर मान लो ऐसी कोई स्थिति बनती है, वित्त विभाग स्वीकृत करते तो अलग बात है, तो ये तो हर जगह पे ही है। कोई सा मामला हो जिसमें वित्त विभाग की सहमति हो जाए अलग से तो अपवाद स्वरूप है, वैसे दिया नहीं जाएगा। तो वित्त विभाग की अनुमति के बिना, वित्त विभाग की अनुमति के बिना, ठीक है। प्राकृतिक आपदा से हानि के लिए क्षतिपूर्ति दे ही नहीं, प्राकृतिक आपदा से कोई क्षतिपूर्ति, आकस्मिक हानि तो पहले तो पढ़ने क्या पढ़ा था, आकस्मिक हानि, ठीक है। अब कौन सी पढ़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदा से हानि, प्राकृतिक आपदा से होने वाली हानि, ठीक है। सरकारी कर्मचारी को प्राकृतिक आपदाओं से चक्रवात, भूकंप, बाढ़ आदि या किसी भी नागरिक के साथ हो सकने वाली साधारण दुर्घटनाएं, ये घटनाएं किसी के साथ हो सकती हैं, जैसे चोरी, डकैती, दुर्घटना, एक्सीडेंट, आग के कारण हुई हानि के लिए साधारणतः कोई क्षतिपूर्ति स्वीकार नहीं की जाएगी। ये साधारणतः ही इंपॉर्टेंट शब्द है। सामान्य स्थिति यही है, असाधारण स्थिति में सरकार कोई भी आदेश जारी करके उसको क्षतिपूर्ति कर सकती है, इसका मतलब है ना। तो साधारण स्थिति तो यही है। दुर्घटना के घटित होने के समय पर कर्मचारी के तकनीकी रूप से ड्यूटी पर होने, राजकीय अवकाश में रहने के तथ्य क्षतिपूर्ति की स्वीकृति के लिए पर्याप्त आधार नहीं माने जाएंगे। अगर वो कहे कि दुर्घटना घटित हुई थी जब मैं क्या था, ड्यूटी पे था, तकनीकी रूप से ड्यूटी पे था, या मैं क्या था, सरकारी क्वार्टर में राजकीय आवास में रह रहा था, ठीक है, क्या कहते, मैं राजकीय आवास में रह रहा था, तो ये उसके पर्याप्त आधार नहीं माने जाएंगे। यदि कोई क्षतिपूर्ति स्वीकृत कर भी दे सरकार वित्त विभाग की अनुमति से, तो उसका जो बिल बनेगा वह वेतन बिल के प्रपत्र के से ही क्या होगा, आहरित होगा। भूमि के क्षतिपूर्ति, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ली गई भूमि के बदले क्षतिपूर्ति के भुगतान के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया अपनाई जाएगी। देखो, जब भी भूमि का मामला आएगा, भूमि की क्षतिपूर्ति का मतलब है आपकी भूमि थी, वहां से इंडियन ऑयल की कोई लाइन जारी है तो आपकी भूमि एक्वायर कर लेगी गवर्नमेंट, अवाप्त कर लेगी। एक्वायर मतलब सरकार उसको अपने अधिग्रहित कर लेगी, अपने कब्जे में ले लेगी। आपको आपकी जमीन का मुआवजा कुछ मिल जाएगा, क्षति, वो मुआवजा क्या है, क्षतिपूर्ति है, ठीक है। तो इसके लिए राजस्व विभाग के कर्मचारी काम करेंगे। राजस्व विभाग में कौन आते हैं, पटवारी से लेके पटवारी, तहसीलदार, ठीक है, और आपके एसडीएम, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है, ये सभी क्या है, राजस्व विभाग के कर्मचारी हैं। कलेक्टर का पद ही इसलिए बनाया गया था, कलेक्ट मतलब राजस्व कलेक्ट करेगा, जो क्या करेगा, राजस्व को क्या करेगा, कलेक्ट करेगा, वही क्या है, कलेक्टर है, ठीक है। इसीलिए ये कलेक्टर नाम पड़ा है। तो पहले राजस्व को इकट्ठे करने का काम था इनका, अब तो फिर मजिस्ट्रेट पावर दे दी, कई तरह की पावर दे दी, तो पूरे जिले की आंख कान नाक है। जिला कलेक्टर क्या है, अपने जिले की आंख कान नाक, पूरी घटनाएं समस्याओं के लिए जिम्मेदार कौन है, जिला कलेक्टर ही है। वह सभी विभागों को कोऑर्डिनेट करेगा, सभी विभाग के जो प्रमुख हैं उसके निर्देशों का पालन करेंगे, ठीक। किसी भी प्रकार प्रकरण में कोई गंभीर विरोध आदि नहीं हो, तो मान लो कोई जमीन है उसको एक्वायर किया जा रहा है, तो कोई गंभीर विरोध नहीं हो, जनता कोई गंभीर विरोध नहीं कर रही हो, शांत हो, ठीक है, नहीं हो, तो इस अध्याय के सार्वजनिक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी के जो नियम बने हुए ना, अवाप्ति के, भूमि अवाप्ति के जो नियम हैं वही अन्य विभागों पर भी लागू होंगे। किसी प्रकरण में कोई गंभीर विरोध नहीं हो रहा तो पीडब्ल्यूडी सार्वजनिक निर्माण विभाग जो रोड वगैरह बनाती है, तब भूमि एक्वायर करती है, अवाप्त करती है, वही नियम अन्य पर लागू। अन्य विभाग, मान लो जलदाय विभाग एक्वायर कर रहा है, वन विभाग एक्वायर कर रहा है, ऐसे कोई निर्माण विभाग वाले और कोई विभाग एक्वायर कर रहा है, तो उस पर भी वही नियम लागू होंगे जो किसके बनाए हुए हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग जिन नियमों के तहत क्या करता है, भूमि एक्वायर करता है, वही नियम लागू होंगे जब कोई विरोध नहीं हो रहा हो तो,
सार्वजनिक उद्देश्य के लिए अवाप्त की गई भूमि की कीमत से संबंधित व्यय को निम्नानुसार वर्गीकृत किया जाएगा। कैसे वर्गीकृत करेंगे? सिविल विभाग द्वारा सार्वजनिक निर्माण विभाग की ओर से अवाप्त की गई भूमि की कीमत सार्वजनिक निर्माण विभाग के लेखे में उस कार्य की लागत के रूप में डेबिट की जाएगी जिसके लिए भूमि अवाप्त की जा रही है। सिविल विभाग मतलब जिसमें मान लो जिला कलेक्टर आ गया या अन्य सिविल विभाग है जिसका निर्माण काम का संबंध नहीं है, वह किसके लिए भूमि अवाप्त कर रहा है? वह अवाप्त कर रहा है पीडब्ल्यूडी के लिए काम कर रहा है, उसको भूमि अधिग्रहित करके दे रहा है क्योंकि ये राजस्व संबंधी काम है। तो सिविल विभाग जो राजस्व विभाग है वह करके दे रहा है, मान लो, ठीक है। अवाप्त की गई भूमि, जो भूमि अवाप्त करेंगे, अब उसमें यही प्रश्न पूछेंगे, भूमि अवाप्त करिए, भूमि अवाप्ति में लगे 5 करोड़ रुपए। कितने रुपए लगे? 5 करोड़ रुपए लगे। भूमि अवाप्ति में लगे 5 करोड़ रुपए। कितने खर्च हो गए? भूमि अवाप्ति में 5 करोड़ रुपए खर्च हो गए। ऐसे में 5 करोड़ रुपए कौन देगा? ठीक है, और 5 करोड़ रुपए देगा तो ये 5 करोड़ रुपए किस मद में लिए जाएंगे, मतलब उनका खर्चा कैसे मानेंगे कि कहाँ खर्चा हुआ? तो यही कह रखे हैं इसमें। तो ये कीमत कौन देगा? जो विभाग काम करा रहा है। कौन करा रहा है? पीडब्ल्यूडी विभाग क्या करा रहा था? काम करा रहा था, तो उसके खाते से निकलेंगे। और ये खर्चा हुआ वो किस रूप में माना जाएगा? ये माना जाएगा कि जो कार्य कर रहा था उसमें ये खर्चा और लगा है, उस कार्य की लागत मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी? उस कार्य की लागत मानी जाएगी। कार्य की लागत का मतलब समझ रहे हो क्या आप? यहाँ पे जैसे रोड का टेंडर था, रोड 10 करोड़ में बननी थी, तो 10 करोड़ में 5 करोड़ की क्या मानी जाएगी? जमीन अवाप्त मानी जाएगी। तो जो खर्चा होगा वह पीडब्ल्यूडी के जिस कार्य के लिए उसने जमीन अवाप्त करी है उसी में खर्चा बढ़ेगा, उसी की लागत मानी जाएगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 करोड़ अपन ने जो माना वो क्या है? इसे कार्य की लागत के रूप में माना जाएगा और उसको कार्य की लागत के रूप में ही जो रुपए थे उसमें डेबिट कर देंगे, कम कर देंगे, ठीक है। परंतु जब 2 या अधिक विभाग, कई बार क्या होते हैं, जलदाय विभाग की पानी की लाइन उधर से जा रही है, बिजली विभाग की पानी की लाइन, बिजली विभाग की तार की लाइन उधर से जा रही है, ठीक है, मान लो, ठीक है। ऐसे ही रोड बन रही है उधर से ही, या रेलवे की लाइन जा रही है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, जिस विभाग द्वारा ज्यादा जमीन अधिग्रहित की जा रही है, जिसका काम ज्यादा पड़ रहा है, जैसे मान लो जल की लाइन जा रही है और साथ में ही रोड की लाइन जा रही है, तो ऐसे में एक विभाग ही पूरी राशि देगा। जिस विभाग की जमीन ज्यादा काम है, ज्यादा किसी काम आएगी? पीडब्ल्यूडी विभाग के काम आएगी, जिसकी क्या है, रोड की लंबाई क्या है, ज्यादा है। तो ऐसी स्थिति में वह पूरी राशि एक विभाग पे ही, एक विभाग द्वारा ही दी जाएगी, ठीक है ना। और वह राशि किस मद में मानी जाएगी? जो निर्माण वह कर रहा था उसी कार्य के खर्चे के पेटे में मानी जाएगी, ठीक है। तो 2 या अधिक विभागों के लिए यह अवाप्ति की गई हो तो सामान्यतः उसकी पूर्ण कीमत उस विभाग के खाते से डेबिट की जाएगी जिसके लिए व्यय का अधिकांश भाग किया गया है। जिसके लिए व्यय क्या है, अधिकांश भाग, जिसने अधिकांश काम में लिया है उसके लिए मानी जाएगी। जब किसी विभाग के लिए भूमि अवाप्त करने के लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया जाए तो उस विशेष अधिकारी एवं उसके संस्थापन के वेतन, भत्ते आदि तथा आकस्मिक व्यय को भूमि की कीमत के भाग के रूप में उस विभाग द्वारा ही वहन किया जाएगा। मान लो यह जमीन थी कोई, इसको अवाप्त करना था, एक्वायर करना था, इसके लिए किसी अधिकारी, किसी ऑफिसर को क्या है बना दिया, क्या स्पेशल अधिकारी, स्पेशल ऑफिसर बना दिया। ये क्या करके देगा, भूमि अवाप्त करके देगा। तो ऐसी स्थिति में अगर स्पेशल विशेष अधिकारी के रूप में भूमि अवाप्त करने के लिए किसी को नियुक्त करा है तो उसको उस दौरान के होने वाले सभी संस्थापन वेतन, उसके भत्ते, आकस्मिक व्यय, वो सारे कौन देगा, जो विभाग अवाप्त करा रहा है जमीन, जिस विभाग को जमीन अवाप्त करनी है वही उसके सारे खर्चे देगा। और वो उसको जो वेतन भत्ते या अन्य किसी प्रकार के उस पर खर्चे किए गए हैं वह सभी खर्चे ये माना जाएगा विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे। और ये माना जाएगा ये खर्चे भी किसका भाग है, यह खर्चे भी आकस्मिक को भूमि की कीमत के भाग के रूप में देखा जाएगा। किसके रूप में, भूमि की कीमत, इनको भी भूमि की कीमत के रूप में ही देखा जाएगा। जो 5 करोड़ रुपए की भूमि थी, अपन बताया ना 5 करोड़ रुपए अवाप्त हो रहे हैं, तो वो क्या 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे जनता को, ठीक है, उनकी जमीन एक्वायर कर रहे हैं, तो वो क्या माना जाएगा, खर्चा माना जाएगा। वैसे ही 5 करोड़ ये है तो 5 करोड़ के अलावा जिसमें कर्मचारी को
अगर कोई किसी को विशेष अधिकारी नियुक्त करा है भूमि अवाप्त करने के लिए, भूमि एक्वायर करने के लिए, भूमि अधिग्रहण करने के लिए, तो उस व्यक्ति को जो वेतन भत्ते अगर अन्य सुविधाएं मिलेंगी उसका जो खर्चा होगा वह भी भूमि की कीमत में ही मान लिया जाएगा। मान लो 5 करोड़ की जमीन थी और 5 लाख रुपए इसके ऊपर लगे, तो 5 करोड़ 5 लाख रुपए भूमि की कीमत मान ली जाएगी, जो क्या होगा उस योजना का खर्चा माना जाएगा। और उसको वहन कौन करेगा? वह विभाग इसको वहन करेगा। जब किसी अधिकारी को इसके लिए विशेष रूप से नियुक्त की नहीं किया गया हो तथा नियुक्त नहीं किया गया हो द्वारा भूमि अवाप्त की जाती है, तो अवाप्ति संबंध में लगाए गए संस्थापन, देखो ऐसी लाइनों को से पढ़ते हैं। जब किसी अधिकारी द्वारा कोमा आ गया तो मतलब लाइन यहाँ शुरू हो रही है। जब किसी अधिकारी द्वारा भूमि अवाप्त की जाती है तो अवाप्ति के संबंध में लगाए गए संस्थापन, नीचे आएगा आगे, जो इसके लिए विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया गया। कौन? ये अधिकारी विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया गया है। विशेष रूप से नियुक्त करता तो पूरे वेतन भत्ते कौन देता है? जो विभाग जमीन अवाप्त करने के लिए काम करा रहा है वह देता है पूरे, और वह क्या माना जाता है? भूमि का खर्चा माना जाता है। यहाँ विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया गया, ये ध्यान रखना। जब किसी अधिकारी को भूमि अवाप्ति के लिए विशेष रूप से क्या नहीं किया गया है? नियुक्त नहीं किया गया है, उस काम के लिए ही नियुक्त नहीं किया गया है, तो उसके लिए संबंध में लगाए गए संस्थापन, आकस्मिकताओं आदि के लिए किए गए विशेष प्रभार ही उस विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे। ऐसे में उस व्यक्ति पे उसके काम में आए संस्थापन, कोई कागज संबंधी कोई लेन देन हो रहा है, कागजों का है, कोई आकस्मिक खर्चे उसके हुए हैं, आने जाने के गाड़ी घोड़े कैसे खर्चे हुए हैं, वो ही विभाग द्वारा वहन किए जाएंगे। उसका वेतन भत्ते वो आए थे वो वहन नहीं किए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया गया। इसको वेतन भत्ते जहां लग रहा था वहां से मिल रहे हैं। विशेष रूप से नियुक्त किया जाता विभाग के इसी काम के लिए, तब वेतन भत्ते मिलते, लेकिन विशेष रूप से नियुक्त नहीं करा, जनरल जो अपना काम करा था, जैसे मान लो जिला कलेक्टर को नियुक्त कर दिया, तो जिला कलेक्टर अपना जिला कलेक्टर का काम करा था, वहां से उसको वेतन भत्ते तो पहले से मिल रहे थे, एक्स्ट्रा कोई खर्चा हो रहा छोटा मोटा, वो खर्चा विभाग वहन कर लेगा, जो क्या माना जाएगा? भूमि अवाप्ति का खर्चा माना जाएगा। और भूमि अवाप्ति का खर्चा ही क्या माना जाता है? योजना का, जिस योजना के लिए काम कर रहे हैं उसका खर्चा माना जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी, भूमि अवाप्ति अधिकारी एक तो विशेष अधिकारी होता है, एक कौन होता है? जिला कलेक्टर। विशेष अधिकारी को तो इसी कार्य के लिए नियुक्त करेंगे, एक जिला कलेक्टर होता है, जिसको भी क्या जिला कलेक्टर संबंधी शक्तियां दे दी जाती हैं। यह काम कौन करेगा? भूमि अवाप्ति का मेन अधिकार किसको है? शक्तियां किस में है? जिला कलेक्टर में है। लेकिन कई बार जिला कलेक्टर के पास काम है या सरकार चाहती है कि इसके जिला कलेक्टर के काम को व्यवधान न पूछाते हुए अपन लंबा काम है किसी विशेष अधिकारी को नियुक्त कर देते हैं, तो सरकार उसको कलेक्टर संबंधी, कलेक्टर की जो शक्तियां हैं, पावर हैं, वह उसको डेलीगेट कर देती हैं, तो वह भूमि अवाप्त कर लेता है, ठीक है। भूमि अवाप्ति हेतु अधिकारी, अवाप्ति को ही बोलते हैं अधिग्रहण बोलते हैं, इसी को एक्वायर बोलते हैं, एक्विजिशन बोलते हैं। विभागीय नियमों के अनुसार आवश्यक अनुमान तैयार करने के संबंध में प्रारंभिक पूर्तियों के बाद, प्रारंभिक विभागीय विनियमों के अनुसार आवश्यक अनुमान मतलब कितने रुपए तक की भूमि है, आवश्यक अनुमान कर ले जाएंगे पहले ही, ठीक है। बाद में तैयार करने के संबंध में प्रारंभिक पूर्तियों के बाद राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम कितने कौन से साल का है? तो 1953 का है, के अंतर्गत कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा, कलेक्टर की शक्ति प्राप्त अधिकारी द्वारा या भूमि अवाप्ति तो विशेष रूप से नियुक्त अधिकारी, जिसे विशेष अधिकारी की बात है, जिसे भूमि अवाप्ति अधिनियम के अंतर्गत कलेक्टर की शक्तियां क्या हो? प्राप्त होंगी। मतलब जिसे कलेक्टर की शक्तियां दी गई हैं तो वो जो कौन है? विशेष अधिकारी रूप से नियुक्त किया गया है या जिला कलेक्टर, ठीक है। ये क्या होंगे? अवाप्ति अधिकारी होंगे, द्वारा भूमि अवाप्त कर ली जाएगी। ये दोनों ही अवाप्त करने के लिए अधिकारी हैं। दोनों स्थितियों में प्रक्रिया अलग अलग होगी। दोनों स्थितियां कौन सी? एक तो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कर लेते हैं, ठीक है। एक कौन सा है? स्पेशल ऑफिसर, एक स्पेशल ऑफिसर कौन हो जाएगा? जिसको भूमि अवाप्ति के लिए स्पेशल रूप से क्या है? नियुक्त किया गया है, ठीक है। राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 के अधिनियम के अधीन नियुक्त विशेष अधिकारियों की प्रक्रिया, किसकी प्रक्रिया है? स्पेशल ऑफिसर है, जिसको अपन स्पेशल ऑफिसर बोल रहे हैं, इसके लिए उसकी क्या प्रक्रिया है? वो है सार्वजनिक निर्माण विभाग के लिए भूमि अवाप्त करने के लिए विशेष रूप से नियुक्त तथा इस अधिनियम में कलेक्टर की शक्ति प्राप्त कर्मचारी में कलेक्टर की शक्ति प्राप्त कर्मचारी लोक निर्माण वितरक माने जाएंगे। यह प्रश्न ही इंपॉर्टेंट है,
लोक निर्माण वितरक कौन कहलाएगा? विशेष अधिकारी जिसको कलेक्टर की शक्ति दी गई है वह क्या माना जाएगा? लोक निर्माण वितरक कहलाएगा। लोक का मतलब पब्लिक है, पब्लिक को जन भी बोल देते हैं, जन निर्माण वितरक, ठीक है। तो जन आ जाएगा तो आप घबरा मत जाना। लोक का मतलब पब्लिक है, निर्माण का मतलब डेवलपमेंट, वितरक का मतलब डिसबर्समेंट, ठीक है ना। तो वो कहलाएगा। तो लोक निर्माण वितरक माने जाएंगे उन्हें लोक निर्माण अधिकारियों को कार्यों के व्यय के लिए निर्धारित तरीके से राशि और निधि उपलब्ध कराई जाएगी। जो लोक निर्माण वितरक हैं, विशेष अधिकारी हैं, उनको उन कार्यों के लिए भूमि का मुआवजा देने के लिए, क्षतिपूर्ति देने के लिए राशि उपलब्ध कराई जाएगी, ठीक है। कई प्रकार के खर्च होंगे उनके लिए। इन कर्मचारियों द्वारा अवाप्ति में निम्न प्रक्रियाओं का पालन किया जाएगा। क्या प्रक्रिया अपनाएंगे? राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की धारा 11 के दिन कोई भी अवार्ड जारी करने पर, कोई भी अवार्ड मतलब कोई भी राशि भूमि की जारी करेंगे, जैसे मान लो बोल दिया कि ये भूमि इतने रुपए में, ठीक है, इस भूमि का इतने रुपए का मुआवजा मिलेगा, तो कोई भी अवार्ड का मतलब आदेश ऐसा जारी करेंगे तो विशेष जारी करने पर विशेषाधिकारी प्रारूप ए में प्रत्येक व्यक्ति को देय राशि का उल्लेख करते हुए, किस प्रारूप में? विशेष अधिकारी प्रारूप ए में प्रत्येक व्यक्ति को कितनी राशि मिलेगी उसका उल्लेख करते हुए एक विवरण तैयार करेगा। अवार्ड जारी करने के दिन ही स्वयं द्वारा हस्ताक्षरित एक विवरण तैयार करेगा। जिस दिन ये अवार्ड जारी करेगा उसी दिन खुद के हस्ताक्षर से इस विवरण की, जो विवरण तैयार करा गया है, इस विवरण की एक प्रति, ठीक है, एक प्रति किसको भेजेगा? विभागाध्यक्ष को भेजेगा, संबंधित विभागाध्यक्ष को भेजेगा। संबंधित विभागाध्यक्ष का मतलब है जिस विभाग के लिए भूमि अवाप्त करी जा रही है उस विभाग के विभागाध्यक्ष को भेजेगा। जैसे मान लो जलदाय विभाग के लिए भूमि अवाप्त की जा रही है, वन विभाग कोई जगह है ऐसी है वहां पे पेड़ पौधे ज्यादा लगाना चाहता है, उसको ये जगह अनुकूल है वन विभाग के लिए, वह वन विभाग के लिए अवाप्त करनी है, तो वन विभाग के विभागाध्यक्ष को उसको सूचित करना पड़ेगा, एक प्रति भेजेगा उसको, ठीक है, कि जिसके लिए भूमि अवाप्त की गई है। विभागाध्यक्ष उस विवरण पत्र में अन्य आवश्यक पूर्ति कर उसे महालेखाकार को अग्रेसित करेगा। जैसे ही प्रारूप ए जिसमें नाम लिखा हुआ रहेगा, इस व्यक्ति को इतनी राशि, इतनी जमीन है, इतनी राशि दी जा रही है, उसको कब दी जा रही है, किस माध्यम से दी जाएगी, सारा उल्लेख ए प्रपत्र में रहेगा। उसकी एक प्रति विभागाध्यक्ष को भेजेगा। विभागाध्यक्ष उसमें कुछ बदलाव और अन्य कोई आवश्यक पूर्ति करके उसकी रिपोर्ट किसको देगा? महालेखाकार को देगा। तो यहाँ प्रश्न बनता है, प्रारूप ए तैयार होता है, अवार्ड जारी करता है तो विशेष अधिकारी, ठीक है, वह उसकी प्रति किसको देगा? उसमें अवार्ड में सारा विवरण रहेगा, कितने रुपए देने, किसको देने हैं ना, प्रत्येक व्यक्ति का अलग अलग, ठीक है। वह इसकी सूचना किसको देगा? विभागाध्यक्ष को देगा। विभागाध्यक्ष उसमें अन्य आवश्यक पूर्ति करते हुए इसकी रिपोर्ट महालेखाकार को देगा। तो महालेखाकार को रिपोर्ट कौन देगा? विभागाध्यक्ष देगा, स्पेशल ऑफिसर नहीं देगा, ठीक है, लोक निर्माण वितरक नहीं देगा। कौन देगा? विभागाध्यक्ष देगा। लोक निर्माण वितरक तो विभागाध्यक्ष को देगा, और विभागाध्यक्ष किसको देगा? महालेखाकार को देगा। एक सहायक विवरण, इसके जो प्रारूप ए बनाया गया था उसके साथ ही एक सहायक विवरण अगर आवश्यक हो तो यथाशीघ्र महालेखाकार को भेजा जाएगा, इसके साथ में बनाया जाएगा एक अलग से प्रारूप, या आवश्यक हो तो सहायक विवरण प्रारूप भी, जिसका प्रारूप को क्या नाम दिया गया है? AA प्रारूप दिया गया है, वह तैयार किया जाएगा, जिसमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा राशि स्वीकार कर लिए जाने के संबंध में जानकारी होगी। जिसमें लिखा होगा कि जिन व्यक्तियों को, जैसे मान लो किसी को 5 लाख मिल रहे हैं तो 5 लाख रुपए वह स्वीकार कर रहा है, वह खुश है 5 लाख रुपए प्राप्त करके, ठीक है। तो यह व्यक्ति स्वीकार जिसमें संबंधित व्यक्तियों द्वारा राशि स्वीकार कर लिए जाने के संबंध में जानकारी होगी कि कितने व्यक्तियों ने राशि स्वीकार कर ली, कितने व्यक्तियों नानुकुर कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, उनके बारे में उल्लेख होगा। जब अधिनियम की धारा 26 के अंतर्गत न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी किया गया हो, देखो एक अवार्ड तो कौन जारी कर रहा है? धारा 11 के तहत तो अवार्ड जारी कर रहा है स्पेशल ऑफिसर कर रहा है। धारा 26 के तहत न्यायालय अवार्ड जारी कर रहा है, मामला न्यायालय में है तो न्यायालय अवार्ड जारी करता है राशि का, ठीक है। तो भूमि अवाप्ति अधिकारी प्रारूप ए में द्वितीय अवार्ड विवरण तैयार करेगा। जब अवार्ड जारी कौन करता है? विशेष अधिकारी जारी करता, अवाप्ति अधिकारी जारी करता, तो प्रारूप ए में रिपोर्ट तैयार करता। लेकिन अब क्या क्वेश्चन जारी कर दिया, न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी कर दिया, तो ऐसी स्थिति में प्रारूप भी तैयार करेगा, में एक द्वितीय अवार्ड विवरण तैयार करेगा एवं उसकी एक प्रति किसको भेजेगा? महालेखाकार को भेजेगा, ठीक है। यहाँ विभागाध्यक्ष को नहीं भेज रहा, आप किसको भेज रहा है? सीधा ही महालेखाकार को भेज रहा है। प्रारूप भी तैयार करेगा, क्योंकि प्रारूप ए तो कब तैयार करता है? जब वह खुद
क्या करता, अवार्ड जारी करता, लेकिन अब की बार अवार्ड कौन जारी कर रहा है, न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी किया जा रहा है। इस विवरण पत्र के प्राप्त होने पर महालेखाकार मूल अवार्ड से इसकी प्रविष्टि क्या करेगा, जांच करेगा। जैसे ये विवरण पत्र कौन सा, बी वाला विवरण पत्र उसको प्राप्त होगा तो महालेखाकार क्या करेगा, जो मूल अवार्ड है, मूल अवार्ड कौन सा, जो न्यायालय ने जारी करा है, मूल अवार्ड कौन सा है, जो ओरिजिनल अवार्ड कौन सा कहलाएगा, ये तो द्वितीय अवार्ड है, इसमें लिखा हूं देखो द्वितीय अवार्ड, द्वितीय अवार्ड है। प्रथम अवार्ड तो कौन सा है, जो किसने जारी करा है, न्यायालय द्वारा जारी किया गया है, वही क्या है, प्रथम अवार्ड क्या है, मूल अवार्ड है। ठीक है, तो मूल अवार्ड है तो वो क्या करेगा, इसमें महालेखाकार मूल अवार्ड से इसकी प्रविष्टियों क्या करेगा, जांच करेगा द्वितीय विवरण पत्र की। ठीक है, जो विशेष अधिकारी ने भेजा है। किसी अधिकारी द्वारा जारी अवार्ड में किए गए विभाजन में यदि किसी न्यायालय द्वारा उपर्युक्त अधिनियम की धारा 30 के अंतर्गत किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाए तो इसकी सूचना अवार्ड विवरण में आवश्यक संशोधन के लिए महालेखाकार को प्रेषित की जानी चाहिए। अगर न्यायालय द्वारा इस जो अवार्ड भेजा गया था पहले उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन किया जाए, क्या किया जाए, परिवर्तन किया जाए, तो इसकी सूचना अवार्ड विवरण में आवश्यक संशोधन के साथ कहाँ भेजी जाएगी, महालेखाकार को भेजी जाएगी, स्पेशल ऑफिसर के द्वारा भेजी जाएगी। अभी यदि अधिनियम की धारा 31(3) के अधीन नगद के अतिरिक्त, देखो एक तो मुआवजा, जो भूमि आपकी एक्वायर कोई कर रहा है सरकार के द्वारा तो आपको नगद मुआवजा मिल गया, नगद रूप से पैसे मिल गए। कई बार क्या होता है, सरकार भूमि के बदले भूमि के बदले क्या, यदि भूमि यदि या सरकार आपसे कुछ मांगती है, आपसे राजस्व सरकार मांगती है तो आपका राजस्व सरकार ने क्या कर दिया, माफ कर दिया। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में अदला बदली हो गई। ठीक है, तो वो प्रकरण है यदि अधिनियम की धारा 31(3) के अधीन नगद के अतिरिक्त अन्य प्रकार से क्षतिपूर्ति देने की व्यवस्था की गई हो, उसकी प्रतिकृति को अवार्ड विवरण में विशेष विवरण के कॉलम में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाना चाहिए। अलग से एक स्पेशल कॉलम बनेगा, जैसे मान लो व्यक्ति का नाम लिख दिया, यहाँ पे किस व्यक्ति की जमीन थी, एक कॉलम। ठीक है, कितनी राशि दी, राशि लिख दी, जमीन कितनी थी, ये राशि हो गई। ठीक है, जमीन कितनी थी, जमीन की मात्रा आ जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब राशि तो दी नहीं, राशि तो डैश हो जाएगी। ऐसे में एक विशेष सूचना, ये क्या हो जाएगा, विशेष विवरण हो जाएगा। इस विशेष विवरण में डाल देंगे कि उसको क्या क्या राशि कितनी थी मिली थी, ये विशेष विवरण में लिख दिया जाएगा कि उसको पैसे के बदले में हमने क्या दिया है, जमीन दी है या ऐसे क्षतिपूर्ति उसकी करी है। हेलो, जय श्री श्याम, बोलो। क्लास है, बाद में करता हूँ ना, कुछ स्पेशल हो बताओ, क्लास में हूँ। ठीक, ठीक है। अगला है, जो व्यक्ति अवार्ड के समय उपस्थित नहीं थे उन्हें एक निश्चित तिथि तक उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाएगा। देखो अवार्ड का मतलब जब राशि बट रही थी उस समय कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं थे, जिनको भी क्या है मुआवजा मिलना था, उन्हें निश्चित तिथि तक उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाएगा। उन्हें कहा जाएगा कि 3 साल तक दावा वैध है, क्षतिपूर्ति मिल सकती है। 3 महीने तक मान लो है ऐसे, तो उनको बोल देंगे 3 महीने तक यहाँ जाकर आप राशि प्राप्त कर सकते हो, उनको सूचित किया जाएगा। यह भी सूचित किया जाएगा कि इस तिथि के पश्चात राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। उसमें लिख देंगे कि 5 जुलाई तक राशि आप प्राप्त कर सकते हो। कब तक? 5 जुलाई तक राशि आप प्राप्त कर सकते हो। 5 जुलाई बाद में आपको राशि प्राप्त नहीं करते हो तो फिर बाद में आप राशि लेने आओ 2-3 साल बाद में कहो कि ये मेरे 5 लाख थे, 5 लाख का ब्याज भी दो, तो ब्याज नहीं दिया जाएगा। आपको निश्चित समय तक जब सरकार द्वारा चुकाया जा रहा है तब राशि प्राप्त कर लो। ठीक है, बाद में ब्याज का प्रावधान नहीं है। ठीक है, उनके उक्त तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर राशि कोषागार में जमा कराकर संबंधित को सूचित कर दिया जाएगा। वो अगर लेने राशि नहीं आते हैं तो राशि कहाँ जमा करा दी जाएगी? कोषागार में जमा करा दी जाएगी और संबंधित को सूचित कर दिया जाएगा। जिसको राशि दी जानी है उसको सूचित कर देंगे कि आपकी राशि, आपकी जो दावाकृत राशि है, आपकी जो भूमि की क्षतिपूर्ति राशि है वो कहाँ जमा करा दी है? कोषागार में जमा करा दी है। आप जब भी दावा करोगे तो आपको भुगतान कर दिया जाएगा। वह व्यक्ति राशि का जब भी दावा करेगा तो उसको राशि का भुगतान कर दिया जाएगा। इस प्रकार के भुगतान को यथासंभव प्राप्तकर्ताओं के गांव में या गांव के समीप किया जाना चाहिए ताकि अवितरक राशि कम से कम रहे। सरकार ने नियम बनाया था, जैसे मान लो किसी गांव की भूमि अक्वायर की जा रही है, अवाप्त की जा रही है, तो ऐसे में उसका कैंप है ना,
या तो उस गांव में ही लगा दो या उस गांव के बिल्कुल नज़दीक लगाओ, ताकि सभी लोग आकर अपनी भूमि की राशि ले सकें। ठीक है, जिससे क्या है, अवितरित राशि कम से कम हो, कोषागार में राशि कम से कम जमा करानी पड़े। अवार्ड की राशि के भुगतान की प्रत्येक व्यक्ति से पृथक पृथक रसीद ली जाएगी। हर व्यक्ति से अलग अलग रसीद ली जाएगी कि मेरे को इतने रुपए प्राप्त हो गए। हर व्यक्ति से ली जाएगी कि मेरे को इतनी ज़मीन मैंने क्या है सरकार को समर्पित कर दी, इसके बदले मुझे इतनी राशि प्राप्त होगी। हर व्यक्ति ये रसीद देगा कि मेरे को इतनी राशि प्राप्त हुई। हर व्यक्ति को पैसे देंगे। सरकार क्या देगी भाई, जो स्पेशल ऑफिसर है, विशेष अधिकारी इसके लिए नियुक्त किया गया है, ठीक है, वापती अधिकारी है, वह क्या करेगा, राशि देगा। राशि के बदले उनसे रसीद लेगा कि इतनी राशि प्राप्त हो गई। प्रत्येक व्यक्ति से पृथक पृथक रसीद ली जाएगी, जिसमें उसको देय राशि अंकित की जाएगी। एक ही अवार्ड में अनेक व्यक्तियों को भुगतान किए जाने पर रसीद के स्थान पर एक्विटेंस रोल काम में ले जाएगा। एक्विटेंस रोल इसको ही बोलते हैं वेतन चिट्टा। क्या बोलते हैं, वेतन चिट्टा बोलते हैं। देखो ये क्या होता है, ये होता है जैसे मान लो एक साथ अपने को 20 लोग 50 लोग उनको पैसे देने थे, ठीक है, सबको रसीद न देकर सबकी लिस्ट बना दी, सबका नाम उस लिस्ट में लिख दिया। ठीक है, गांव का नाम ऊपर लिख दिया, कहाँ की राशि ली जा रही, तो 1 नंबर पर माड़ूराम, 2 नंबर पर कालूराम, 3 नंबर पर घासीराम, 4 नंबर पर लादूराम, सबका नाम लिख दिया सबका नाम लिख दिया और सबकी राशि लिख दी। ठीक है, और राशि लिख दी और उसमें एक कॉलम लिख दिया अलग से हस्ताक्षर का, यहाँ हस्ताक्षर का उनका कॉलम रख दिया, यहाँ उनकी राशि लिख दी कि कितनी राशि किस व्यक्ति को मिलेगी। ठीक है, यहाँ राशि लिख दी, उसका व्यक्ति का नाम आई गया 1 नंबर पे, 1 नंबर पे माड़ूराम है, इसकी राशि कितनी मिली, इसके हस्ताक्षर हो गए। ऐसे हस्ताक्षर उसी एक लिस्ट पे ही करा लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्विटेंस रोल, उसको बोलते हैं एक्विटेंस रोल। तो कई बार सब लोगों को लोगों की संख्या ज़्यादा हो, रसीद देना पॉसिबल नहीं हो, तो ऐसे में भुगतान रसीद के स्थान पर एक्विटेंस रोल काम में लिया जाता है। माह के लेखे के साथ रसीद या एक्विटेंस रोल, माह का पूरे माह का जब लेखा जाता है तो उसमें जो रसीद व्यक्तियों से ली गई है या एक्विटेंस रोल है, उनके द्वारा उनको जो जमीन के पैसे उनको दिए गए हैं उनका रिकॉर्ड है उस लिस्ट में, वह लिस्ट कहाँ जाएगी, महालेखाकार को भेजी जाएगी। अधिनियम के अंतर्गत कोई भी राशि न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के नाम से चेक से जमा की जाएगी। इस अधिनियम में जो नियम बना रखा है उसमें कोई भी राशि जो जमा होगी न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के नाम से चेक जारी होगा, उसके तहत जमा होगी। चेक के साथ प्रारूप डी में 3 प्रतियों में रसीद संलग्न होगी। चेक बनेगा तो चेक के साथ प्रारूप डी, चेक के साथ कौन सा प्रारूप बनेगा, प्रारूप डी बनेगा, जिसमें 3 प्रतियों में, किसमें 3 प्रतियों में रसीद संलग्न होगी। रसीद की एक प्रति तो कहाँ जाएगी, न्यायालय में जाएगी, एक कलेक्टर के पास जाएगी, एक महालेखाकार को भेजी जाएगी। 3 प्रतियां बनेगी, तो तीनों प्रतियों में से अब एक एग्जाम्पल दे देंगे आपको। 3 चेक के साथ 3 प्रतियां बनेगी, निम्न में से यह प्रति किसके पास नहीं जाएगी, एक नाम लिख देंगे विभागाध्यक्ष। क्या लिख देंगे, एक नाम लिख दिया विभागाध्यक्ष, ये विभागाध्यक्ष हो गया। विभागाध्यक्ष के पास जाएगी क्या, नहीं जाएगी। अपन क्या देखेंगे यार, विभागाध्यक्ष तो इंपॉर्टेंट है, विभागाध्यक्ष के पास जानी चाहिए, विभागाध्यक्ष के पास नहीं जाएगी तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत, ये गलत हो जाएगा। निम्न में से कौन सा ऑप्शन गलत है, तो न्यायालय आ गया, कलेक्टर आ गया, महालेखाकार, इनको तो जाएगी, किसको नहीं जाएगी, विभागाध्यक्ष को नहीं जाएगी। ठीक है, न्यायालय में जमा कराएगी राशि को लोक निर्माण लेखे में व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा। न्यायालय में जो राशि जमा कराएगी राशि को लोक निर्माण लेखे के व्यय के रूप में लेखांकित किया जाएगा। जो राशि जमा कराएगी, तो पहले पढ़ लिया अपन ने, जो राशि मुआवजे के रूप में जाएगी, क्षतिपूर्ति के रूप में जाएगी, तो उसको लोक निर्माण लेखे, मतलब जो विभाग निर्माण करा रहा है उसके निर्माण मद में, खर्चे के मद में लिया जाएगा। ठीक है, तथा संबंधित पक्ष को अंतिम भुगतान सिविल न्यायालय जमा के भुगतान के भांति होगा। जो भी व्यक्तियों को अगर भुगतान होगा तो उनको किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, जैसे सिविल न्यायालय क्या करता है, जमा के भुगतान की प्रक्रिया होती है, उसी के माध्यम से भुगतान होगा, उसी के अनुसार भुगतान किया जाएगा। न्यायालय के अवार्ड में अधिकारी के अवार्ड से अधिक क्षतिपूर्ति राशि होने पर अंतर की राशि चेक से न्यायालय में जमा कराई जाएगी। न्यायालय के अवार्ड में अधिकारी के अवार्ड से अधिक क्षतिपूर्ति राशि होने पर, मान लो न्यायालय ने अवार्ड जारी करा, न्यायालय के अवार्ड में तो राशि कितनी आ रही है, न्यायालय के अवार्ड में आ रही है 50,000 की तैयारी है, 50,000 आ रही है, और जो अधिकारी स्पेशल ऑफिसर बनाया था उसके अवार्ड में कितनी आ रही है,
उसके अवार्ड में आ रही है 36,000 की तैयारी है, 36,000 आ रही है। ऐसे में कितने का अंतर हो गया, 14,000 का अंतर हो गया। तो 14,000 का अंतर वापस जमा कराना पड़ेगा, 14,000 का चेक वापस न्यायालय में जमा कराना पड़ेगा और अंतर की राशि व्यक्ति को दी जाएगी। ठीक है, अगर न्यायालय के अवार्ड में या स्पेशल ऑफिसर नियुक्त किया गया उसके अवार्ड में कोई वेरिएशन है तो किसका माना जाएगा, न्यायालय के अवार्ड का माना जाएगा। यहाँ से पता चल रहा है न्यायालय के अवार्ड में अधिकारी के अवार्ड से अधिक क्षतिपूर्ति राशि होने पर अंतर की राशि चेक से न्यायालय में जमा कराई जाएगी। किसी भूमि अवाप्ति अधिकारी को चेक से भुगतान के लिए प्राधिकृत किया जा सकता है। जो भूमि अवाप्ति अधिकारी है वह चेक के माध्यम से व्यक्तियों को भुगतान कर सकता है। इसके लिए पॉसिबिलिटी क्या है, जो लेने वाले, जो पैसे लेने वाले हैं, जिनको क्षतिपूर्ति देनी है, वह चेक से भुगतान लेने के लिए क्या रहे, तैयार रहे, वो उसको स्वीकार करने को क्या रहे, तैयार रहे। तो उसको चेक से भुगतान लेने के लिए अधिकृत किया जा सकता है, लेकिन प्राप्तकर्ता को इससे असुविधा न हो, वह चेक से भुगतान लेने के लिए क्या रहे, तैयार रहे, उनके कोई दिक्कतें नहीं हो। जब चेक से भुगतान किया जाएगा तो चेक के जो नियम थे जो अपने पहले पढ़ लिए उनका पालन किया जाएगा। विशेष अधिकारी के विशेष ड्यूटी से मुक्त होने के बाद अधिनियम के अंतर्गत भुगतान। मान लो किसी को विशेष अधिकारी बनाया था, उसने अपना कार्यकाल पूरा कर लिया, भूमि अवाप्त कर ली, लेकिन कुछ छोटा मोटा काम बाकी रह गया। ठीक है, किसी को स्पेशल ऑफिसर बनाया था, स्पेशल ऑफिसर बनाया था इस काम के लिए, स्पेशल ऑफिसर बनाया था और उसने अपना भुगतान करा दिया, सारा काम हो गया, लेकिन देखो छोटे मोटे काम कुछ बाकी रह जाते हैं। ऐसे के लिए उसको स्पेशल ऑफिसर को वहाँ बैठाए रखना आवश्यक नहीं होता गवर्नमेंट के लिए। ठीक है, ऐसे में वह चला जाता है, उसके जाने के बाद कोई नई, पहले के कोई बकाया काम था वो अब उजागर होता है, या किसी की दावे की राशि अब वो मांगता है, ऐसा कोई मैटर आता है, तो ऐसे में जो जिला कलेक्टर है वही उसका काम करेगा। ये है विशेष अधिकारी की विशेष ड्यूटी से मुक्त होने के बाद अधिनियम के अंतर्गत भुगतान। अगर भविष्य में कोई मांग होती है तो उसका भुगतान कौन करेगा, जिला कलेक्टर करेगा। ठीक है, कलेक्टर द्वारा उपयुक्त उपनियम में निर्धारित प्रक्रिया उसी प्रकार पालन किया जाएगा मानो उसके द्वारा सिविल कोर्ट में रेफरेंस किया गया हो। जो सिविल कोर्ट के तहत जो पैसे दिए जाते हैं जमा के, उसी की प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। कलेक्टर या अन्य सिविल अधिकारी जो भूमि अवाप्ति के लिए विशेष रूप से नियुक्त नहीं किए गए हैं, अब तक तो अपन ने क्या पढ़ा था, स्पेशल ऑफिसर जो भूमि अवाप्ति के लिए स्पेशल रूप से क्या किए गए थे, नियुक्त किए गए थे। अब कॉलम है कौन सा, ऐसे अधिकारी जो क्या है भूमि अवाप्ति के लिए विशेष रूप से नियुक्त नहीं किए गए हैं। जब भूमि कलेक्टर या सिविल अधिकारी जो भूमि अवाप्ति के लिए विशेष रूप से नियुक्त नहीं किया गया है के द्वारा अवाप्त की जाए तो वह अधिकारी लोक निर्माण वितरक नहीं कहलाएगा। लोक निर्माण वितरक कहलाएगा क्या, नहीं कहलाएगा। लोक निर्माण वितरक तो कौन कहलाता है, स्पेशल ऑफिसर जिसको भूमि अवाप्ति के लिए स्पेशल रूप से नियुक्त किया जाता है। तो पब्लिक वर्क्स डिस्बर्सर, ठीक है, कहलाएगा, नहीं कहलाएगा। वह अपने अवार्ड के भुगतानों के लिए कोषागार से राशि आहरित करेगा। जिसको स्पेशल ऑफिसर बनाया था तो वह तो विभाग से पैसे ले रहा था, ठीक है, और ये क्या करेगा, जिला कलेक्टर है, ये सारा काम कोषागार के माध्यम से होगा। कोषागार के माध्यम से रसीद, एक साथ रसीद लिख के पूरे पैसे निकला सकता है जिला कलेक्टर, या व्यक्तियों को रसीद दे लेगा और कितनी राशि किसको देनी है उस पर अपने हस्ताक्षर कर देगा, कोषागार में देगा। कोषाधिकारी प्राप्त रसीद के आधार पर सभी व्यक्तियों को क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। ये प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। ऐसा कलेक्टर या सिविल अधिकारी या कलेक्टर एक ही बात है। सिविल ऑफिसर किसको माना गया है, कलेक्टर को माना गया है, ठीक है। जो अवार्ड जारी करते ही सिविल न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी करना सुनिश्चित होते ही प्रारूप, जो अवार्ड जारी करेगा या सिविल न्यायालय द्वारा अवार्ड जारी हो रहा है, खुद जारी करेगा तो कौन से प्रारूप में करता है, खुद जारी करेगा तो प्रारूप ए में जारी करेगा। लेकिन अगर सिविल न्यायालय ने अवार्ड जारी कर दिया तो वह द्वितीय प्रति जारी करेगा, कौन से में, अवार्ड बी में, ठीक है, प्रारूप बी में। तो या तो क्या कौन से जारी कर रहा है, या तो प्रारूप ए जारी कर रहा है। प्रारूप ए तो जब कब जारी करेगा, जब खुद ही जारी कर रहा हो तब, या सिविल न्यायालय ने कोई अवार्ड जारी कर दिया पहले ही तो वो तो प्रथम अवार्ड मान लेंगे उसका तो, और द्वितीय अवार्ड फिर कौन जारी करता है, उसका विवरण बनाते हुए जिला कलेक्टर जारी करेगा। जो विशेष अधिकारी जारी करता था वही नियम यहाँ पे है। या तो जिला कलेक्टर क्या जारी कर रहा है, ए जारी कर रहा है या बी कर रहा है, या दोनों में ही विवरण तैयार कर उसके बकाया राशियों का उल्लेख करेगा। किसा करेगा, बकाया राशि क्या करेगा, उल्लेख करेगा, ठीक है। उसकी एक प्रति उपनियम 4 के भांति किसको भेजेगा, महालेखाकार को भेजी जाएगी। अवार्ड विवरण में किसी भी प्रकार का परिवर्तन, अगर उसमें किसी प्रकार का विवरण में परिवर्तन होता है, बता देता पहले ही, जो उसमें वही नियम सारे किसको भेजा जाएगा, महालेखाकार को भेजा
जाएगा। आवश्यक होने पर एक सहायक आवश्यकता अगर है किसकी, सहायक विवरण की आवश्यकता है, तो वह भी प्रारूप AA में तैयार किया जाएगा। इसमें क्या होता है कि कितने व्यक्ति स्वीकार कर रहे हैं, कितने व्यक्ति स्वीकार नहीं करे, उनके संबंध में विवरण जाता है, तो वह आवश्यक होने पर वह भी तैयार किया जाएगा और वो महालेखाकार को भेजा जाएगा। कलेक्टर या सिविल अधिकारी को उपनियम 4 के 4 की प्रक्रिया का भी पालन करना चाहिए। अवार्ड के दिन राशि के कलेक्टर द्वारा प्रत्येक प्राप्तकर्ता को प्रारूप सी में क्या ली जाएगी, रसीद ली जाएगी। राशि जारी करने पर प्रारूप सी, कौन सा प्रारूप है, प्रारूप सी में प्रत्येक जिसको राशि जारी की गई उसे क्या लिया जाएगा, रसीद ली जाएगी, जिसमें अवार्ड की प्रविष्टि का उद्धरण किया जाएगा, जिसमें प्राप्तकर्ता को देय राशि का उल्लेख होगा, कितनी राशि किसको दी गई है। अनेक व्यक्तियों को एक ही अवार्ड की राशि का भुगतान किए जाने पर सबको पृथक पृथक रसीद के स्थान पर एक्विटेंस रोल, अगर खूब सारे व्यक्तियों को जारी करना है तो वही लिस्ट बनेगी, एक्विटेंस रोल बनेगा, ठीक है, किया जा सकता है। भुगतान की ये रसीदें कोषागार के लिए क्या काम करेंगी, कोषागार के लिए वाउचर का काम करेगी। वाउचर अपने को बताया था मैंने, जो क्या हो, वाउचर किसे कहते हैं, जो एक वैध रसीद हो और जिसको पेड एंड कैंसिल की मोहर लगा दो, क्या बन जाता है, वाउचर बन जाता है। तो रसीद तो दे रहा ही कलेक्टर से, कलेक्टर ले रहा है उनसे पैसे देगा और उनसे रसीद लेगा, ठीक है, तो वह रसीद तो वही वैध रसीद है, उस पर मोहर लग जाएगी, किसकी, पेड एंड कैंसिल की मोहर लग जाएगी। वैध रसीद कब होगी, जब कलेक्टर के उस पर साइन रहेंगे, प्रति हस्ताक्षर रहेंगे, तब वैध रसीद हो, ठीक है। और उस पर पेड एंड कैंसिल की मोहर लग जाए तो क्या बन जाएगा, वह वाउचर बन जाएगा। तो ऐसे वाउचर का काम करेगी किसके लिए, कोषागार के लिए, जिसके आधार पर कोषागार क्या है, जो राशि कोषागार के पास थी उसका समायोजन कर लेगा, इतनी राशि आई थी, इतनी राशि का भुगतान कर दिया गया, ये बची हुई है जो है, ठीक है, ऐसे समायोजन कर लिया जाता है। प्राप्त रसीदें कोषाधिकारी द्वारा मासिक लेखों के साथ कहाँ भेज दी जाएगी, महालेखाकार को भेज दी जाएगी। पहले महालेखाकार के पास स्पेशल ऑफिसर भेज रहा था, यहाँ पे महालेखाकार के पास कौन भेजेगा, यहाँ कोषाधिकारी भेजेगा, ठीक है, लेखे को। सिविल न्यायालय में भुगतान के लिए नियम 4 की प्रक्रिया का पालन करना चाहिए। वो जो प्रक्रिया, कौन सी प्रक्रिया है, जो स्पेशल ऑफिसर बना रहा था वही प्रक्रिया को पालन करना चाहिए। कोषाधिकारी का अवार्ड या अवार्ड विवरण में कोई संबंध नहीं होता है। कोषाधिकारी का अवार्ड वितरण या विवरण में कोई संबंध नहीं होता है, क्या, अवार्ड वितरण, ठीक है, और अवार्ड से कोई संबंध नहीं होता। यह जिम्मेदारी सारी किसकी है, सिविल अधिकारी की है, कलेक्टर की होती है, ठीक है। वह तो कलेक्टर के लिए काम कर रहा है, कलेक्टर ने उसको अधिकृत कर रखा है लेन देन के लिए, इसलिए काम कर रहा है। वह कलेक्टर या क्षतिपूर्ति का निर्धारण करने वाले अधिकारी की अधिकृति, मतलब उसके आदेश पर क्या कर रहा है, भुगतान करता है। कलेक्टर प्रत्येक प्राप्तकर्ता को भुगतान करने के लिए अलग अलग राशि आहरित कर सकता है। ऐसे में प्रारूप सी में क्या लेता है, रसीद, प्रारूप सी में जो रसीद है उसमें क्या करता है, प्रति हस्ताक्षर करेगा। वह प्रति हस्ताक्षर करेगा तो वह रसीद को ले जाकर कहाँ ले जाएगा, व्यक्ति रसीद को कहाँ ले जाएगा, कोषागार में ले जाएगा, और कोषागार उसको रसीद के आधार पर क्या कर देगा, भुगतान कर देगा। कलेक्टर अपनी स्वयं की रसीद पर, कलेक्टर ने मान लो एक ही रसीद जारी कर दी, कलेक्टर को पता है सब व्यक्तियों को मिलाकर 5 करोड़ रुपए देने, कितने देने हैं, 5 करोड़ रुपए देने हैं। ऐसे में जिला कलेक्टर ने एक ही रसीद की थी, एक ही रसीद बनाई, और जो कोषागार था, कोषागार से क्या ले लिया, एडवांस ले लिया। कोषागार से क्या ले लिया, पूरे 5 करोड़ क्या ले लिए, एडवांस ले लिए, ठीक है। और पूरे 5 करोड़ जो एडवांस लिए हैं, राशि प्राप्त कर ली। अब वो राशि प्राप्त करने के बाद जैसे जैसे व्यक्ति आए उनसे रसीद लेता गया, उनको नगद देता गया, ठीक है। अब जब शेष राशि बच गई या रसीद जो है उसके पास, वह रसीद कहाँ पे देगा, कोषागार में देगा। कोषागार उनका समायोजन कर लेगा, इतने रुपए दिए थे, रसीद कितने रुपए की प्राप्त हुई है, जितने रुपए की रसीद प्राप्त हुई उनका समायोजन कर लिया जाएगा। बाकी अगर किसके पास है, कलेक्टर के पास है, तो कलेक्टर वापस कोषागार में जमा करवा देगा, ठीक है। क्षतिपूर्ति में धनराशि का भुगतान नहीं करने पर प्रक्रिया, जब सरकारी प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति पर इस अधिनियम की धारा 31(3) के प्रावधान के अनुसार क्षतिपूर्ति के रूप में भूमि के बदले भूमि या राजस्व माफी की स्वीकृति दी जाती है। तो बदले में दी गई भूमि के मूल्य का कोई भी समायोजन तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक सरकार उसे अलग से क्रय नहीं किया गया हो, ठीक है। तो अगर भूमि के बदले भूमि या राजस्व की माफी की जाती है तो बदले में दी गई भूमि का मूल्य का कोई भी समायोजन तब तक नहीं किया जाएगा। ऐसे में अगर भूमि के बदले भूमि दी जा रही है तो जो मूल्य है, भूमि का मूल्य है, उसका समायोजन, कोई भी समायोजन तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सरकार उसे क्या नहीं माने, अलग से क्रय किया हुआ नहीं माने। परंतु किसी ऐसी संस्था जो वित्तीय रूप से सरकार से क्या हो, भिन्न हो, सरकार का अंग नहीं हो, ठीक है, के लिए भूमि अवाप्त किए जाने पर बदले में दी गई भूमि का मूल्य, भू राजस्व में कमी, पंजीकृत मूल्य उस संस्था द्वारा दी गई अग्रिम राशि से वसूल किया
जाएगा। अगर अन्य किसी संस्थान के लिए अगर क्या भूमि अवाप्त की गई है तो जो भूमि का मूल्य था, भूमि का मूल्य मान लो 50 लाख था, कितना था 50 लाख था, तो ये राशि उस संस्था से वसूल की जाएगी, उसको मूल्य में लिया जाएगा। ठीक है। न्यायालय में जमा की गई, मतलब अगर इसके बदले भूमि दी गई है उससे 50 लाख लेंगे, भूमि के बदले भूमि दी गई है तो सरकार ने अपनी भूमि तो दे दी लेकिन उस संस्था से जो वैल्यू थी भूमि की उतने रुपए प्राप्त कर लिए, तो पैसे में समायोजन हो जाएगा ये, है ना। न्यायालय में जमा की गई राशि, जमा की गई क्षतिपूर्ति राशि का निवेश। देखो न्यायालय में कई बार जमा हो गए, जैसे मान लो न्यायालय में 50 लाख जमा पड़े हैं, 50 लाख जमा पड़े हैं, तो ऐसे में न्यायालय में पैसे पड़े हैं, उनसे कुछ लाभ तो हो रहा नहीं है, ठीक है, उन पर नए ब्याज आ रहा है, ऐसे कुछ ऐसे पड़े हैं, तो पैसे को निवेश कर दे, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करना चाहिए सरकार। तो ऐसे में न्यायालय और आरबीआई आपस में सहमति कर कर उसको जिला कलेक्टर के माध्यम से क्या कर सकते हैं, सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश कर सकते हैं। ठीक है। तो यही कहा है, सरकारी प्रतिभूतियों में जो न्यायालय में पैसे पड़े हैं, जमा है न्यायालय में, उनको न्यायालय और रिजर्व बैंक बातचीत तथा भूमि क्रय में कलेक्टर या अन्य राजस्व अधिकारी के माध्यम से निवेश की व्यवस्था की जानी चाहिए। आरबीआई न्यायालय को अवगत कराया जाए, आरबीआई द्वारा न्यायालय को अवगत कराया जाएगा कि कितनी राशि भेजी जाए ताकि उसका निवेश कर सकें। इस राशि का भुगतान न्यायालय में जमाओं से किया जाएगा, जो न्यायालय के पास जमा है उनसे किया जाएगा। केंद्र सरकार के विभाग या वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त संस्थाओं की ओर से भुगतान का समायोजन, केंद्र सरकार की बात हो रही है या वित्तीय स्वायत्ता प्राप्त संस्थाओं की बात हो रही है। जब नगरपालिका वित्तीय रूप से, जब नगरपालिका वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं या केंद्र सरकार के किसी विभाग के लिए भूमि अवाप्त की जाती है, ठीक है, तो राज्य सरकार उस संस्था या विभाग के नियमों के स्थान पर उस प्रकार से भुगतान किए जाने एवं ऑडिट किए जाने के निर्देश प्रदान कर सकती है जो राज्य सरकार के लिए भूमि अवाप्त किया। जिस तो अगर केंद्र सरकार के लिए या वित्तीय रूप से अन्य संस्थानों के लिए, नगरपालिका के लिए अगर भूमि अवाप्त की जानी है तो सरकार, जैसे राज्य सरकार के लिए भूमि अवाप्त की जाती है, उसी प्रकार के निर्देश जारी कर सकती है। राज्य सरकार के ऐसे आदेश होने पर अवाप्त की गई भूमि के लिए भुगतान करने वाला प्राधिकारी कोषागार से राशि आहरित करेगा और नियत तरीके से भुगतान कर महालेखाकार को लेखा प्रस्तुत करेगा। वही नियम लगेगा जो क्या है, जैसे जिला कलेक्टर का जो नियम था ना, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जैसे राशि अवाप्त करने के लिए कर रहा था कार्य, वैसे कार्य होंगे। नगरपालिका द्वारा वित्तीय रूप से स्वायत्त संस्थाओं के लिए अवाप्ति पर क्षतिपूर्ति एवं अवाप्ति की लागत उस नगरपालिका या स्वायत्त संस्था द्वारा निम्न प्रकार से भुगतान की जाएगी। जो लागत है वह कैसे भुगतान की जाएगी? क्षतिपूर्ति एवं अवाप्ति की अनुमानित लागत सरकार द्वारा निर्धारित तिथियों और किस्तों में अग्रिम रूप से सरकार को दी जाएगी। जो लागत है उसकी अनुमानित लागत तय कर लेंगे, कितनी लागत हो सकती है वह अग्रिम रूप से सरकार को दे दी जाएगी। जो क्षतिपूर्ति होगी, क्षतिपूर्ति या अवाप्ति की लागत है उसकी अनुमानित लागत तय कर ली जाएगी। अनुमानित लागत तय कौन करेगा? जिला कलेक्टर तय करता है। जिला कलेक्टर अनुमान लगाता है कि इतनी राशि लग सकती है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जैसे मान लो 5 करोड़ तय कर लिए, बाद में पता चलता है 6 करोड़ लग रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में अतिरिक्त जमा की व्यवस्था कौन करेगा? फिर वापस मांग कर ले, कितने रुपए की? 1 करोड़ की मांग और कर लेगा, तो अतिरिक्त जमा की व्यवस्था कौन करेगा? कलेक्टर ही करेगा। प्राप्त अग्रिम भुगतान कोषागार लेखों में एक विशेष जमा, ऐसा भुगतान अगर जैसे भारत सरकार के लिए काम हो रहा है तो भारत सरकार से प्राप्त हो रही हैं या अन्य किसी संस्थान से राशि प्राप्त हो रही है तो उसके लिए, पहले तो राजस्थान सरकार के लिए काम कर रहे थे, पढ़ रहे थे, तो अभी जो पढ़े थे वो किसके तहत लिए था? राजस्थान सरकार के लिए था। यह केंद्र सरकार या अन्य स्वायत्त संस्थाएं, स्वतंत्र संस्थाएं, उनके लिए है। तो ऐसे में इनकी जो राशि आएगी, इनका जो अग्रिम अपने पास आएगा, जिला कलेक्टर के पास आएगा, ठीक है, तो उसके लिए एक अलग से खाता बनाया जाएगा। सिविल डिपॉजिट सार्वजनिक निकायों या व्यक्तियों के लिए किए गए कार्यों के लिए जमाएं, ठीक है, इस नाम से बनाया जाएगा। जमा किए जाएंगे सभी व्यय इसी शीर्ष से क्या होंगे? डेबिट होंगे। जो राशि जमा हो जाएगी वह इससे ही कम होती जाएगी, ठीक है, अगर खर्च होगा तो। जो भी भारत सरकार के किसी विभाग के लिए भूमि अवाप्ति पर भारत सरकार भूस्वामी को क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि तथा अवाप्ति की लागत का पूर्ण भुगतान करेगी, ठीक है। भारत सरकार के लिए अगर भूमि अवाप्त की जा रही है तो भारत सरकार क्या है, जो भूमि का मालिक है उसकी क्षतिपूर्ति भुगतान की राशि, जो भी क्षति होगी उसकी, मकान की, दुकान की जो भी क्षति हो रही है उसकी राशि तथा अवाप्ति की लागत का पूर्ण भुगतान करेगी। किसको? भूमि के मालिक को करेगी, ठीक है। भारत सरकार का संबंधित विभाग
इसके लिए राशि विशेष आवंटन करेगा। इसके लिए क्या करेगा, राशि आवंटन करेगा, जो उसी खाते में जाएगी जो खाता आया था ना अभी, विशेष खाता, ऐसा खाता खोल देंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई खाता खोल देंगे, उसी में वो सारी राशि जाएगी, फिर उसी से क्या होगा, खर्चा होता जाएगा। भारत सरकार संबंधित विभाग इसके लिए राशि का विशेष आवंटन करेगा तथा यथाशीघ्र कलेक्टर या अन्य प्राधिकारी को आवंटन की सूचना देगा। इसके लिए क्या करेगा, बजट की व्यवस्था करेगा पहले तो वह। ठीक है, बजट की व्यवस्था करके अगर किसी को विशेष अधिकारी बना रखा तो उस विशेष अधिकारी को या उस जिला कलेक्टर को जिसको यह कार्य दिया गया है उसको सूचना देगा। ठीक है, केंद्र सरकार द्वारा इस कार्य हेतु किए गए विशेष आवंटन में ही क्षतिपूर्ति एवं अवाप्ति पर होने वाले व्यय को डेबिट किया जाएगा। उसको कम, इसमें कोई खर्चा होता है तो उसको क्या किया जाएगा, डेबिट किया जाएगा, व्यय को कम किया, जो जमा हुआ है उससे कम किया जाएगा। जब अवाप्त की जाने वाली संपत्ति पहले अस्थायी उपयोग के लिए अधिग्रहित की गई हो, जिसको अवाप्त किया जा रहा है, अब जिसको एक्वायर किया जा रहा है वह पहले अस्थायी रूप से काम में ली जा रही थी। पहले क्या है, अस्थायी रूप से अधिग्रहित कर रखी थी, काम में ली जा रही थी, और बाद में अवाप्त की जाए तो राज्य सरकार द्वारा इस व्यय को केंद्र व्यय के रूप में रिकॉर्ड किया जाएगा। तो पहले अस्थायी रूप से कर रखा था और बाद में स्थायी रूप से करते हैं, तो ऐसे में जो व्यय होता है उसको केंद्र के व्यय के रूप में अधिग्रहित माना जाएगा। ऐसे में राज्य सरकार भारत सरकार द्वारा उसके विवेकाधीन रखी गई विशिष्ट निधि को परिचालित करेगी। ऐसे में क्या है, राज्य सरकार है ना, जो निधि जिस खाते में आया था, खाता जिसको शीर्ष बोला था अपने, शीर्ष, जिस शीर्ष में जमा कराएंगे उस शीर्ष से राशि क्या होगी, व्यय होगी, उसी से क्या होगी, राशि व्यय होगी, उसी से व्यय होगी राशि। ठीक है, राजस्व जमाओं, सिविल न्यायालय जमाओं में अवितरित राशि केंद्रीय सिविल बुक में रखी जाएगी। राजस्व जमाओं में या सिविल न्यायालय में जो जमा है केंद्र सरकार की राशि है, अवितरित राशि है, वह केंद्रीय सिविल बुक के रूप में रखी जाएगी। ठीक है, ताकि किसी भी समय क्लेम किए जाने पर उसका भुगतान कोषागार से प्राप्त किया जा सके। अगर किसी ने बाद में क्लेम कर लिया, पहले नहीं लिया, तो ऐसे में केंद्रीय सिविल बुक के रूप में जमा रखी जाएगी। बाद में अगर किसी ने मांग कर ली, बाद में किसी ने दावा कर दिया, तो उसको चुका दिया जाएगा कोषागार के माध्यम से। व्यक्तिगत जमाएं, लेफ्ट डिपॉजिट रक्षा विभाग को जाएंगी। जो भी व्यक्तिगत जमाएं जो क्या हो गई, समय निकल गया, व्यक्तिगत हो गई, ऐसी जमाएं रक्षा विभाग को क्या की जाएंगी, भेज दी जाएंगी, क्योंकि मूल राशि उसी विभाग से डेबिट की गई थी। क्योंकि राशि किस विभाग से आई थी, रक्षा विभाग से आई थी। दावेदार के उपस्थित होने पर सिविल प्राधिकारी उसे भुगतान कर रक्षा विभाग के लेखों में आवश्यक समायोजन करेंगे। उसने समय पर नहीं लिया तो राशि कहाँ चली जाएंगी, वापिस व्यक्तिगत हो जाएंगी, वो कहाँ जाएंगी, रक्षा विभाग में चली जाएंगी। ठीक है, अगर बाद में कोई दावेदार मांग करता है तो वापस भुगतान कहाँ से होगा, रक्षा विभाग के लेखों से कम कर दिया जाएगा। व्यक्तिगत जमाओं के भुगतान के लिए सिविल प्राधिकारियों को रक्षा विभाग से कोई प्राधिकार प्राप्त करना नहीं होगा। ठीक है, नियम 258, अवाप्ति की लागत राजस्व विभाग राजस्थान के अनुसरण में निर्धारित करेगा की जाएगी। अवाप्त जमीन जो अवाप्त करते हैं उसकी लागत, जमीन की जो लागत है, जमीन की जो लागत है, जमीन या भूमि की जो लागत है, उसको तय कौन करेगा, राजस्व विभाग राजस्थान उसको क्या करेगा, तय करता है, निर्धारित करता है समय समय पर। ठीक है, सरकार द्वारा समय समय पर जारी निर्देशों, राजस्थान भूमि अवाप्ति अधिनियम 1953 की वे धाराएं जिनका उल्लेख अवाप्ति के लिए क्षतिपूर्ति हेतु इन नियमों में किया गया है। ठीक है, तो बदलती रहती है, सरकार चेंज करती रहती है। ये धाराएं हैं, कौन कौन सी धाराओं में किसका उल्लेख किया गया है, ये मोस्टली अपन ने पढ़ ली, वही धाराएं सारी है ना। इनका आप हल्का हल्का याद कर लेना कि धारा 11 में क्या है, भूमि अवाप्ति हेतु विशेष अधिकारी द्वारा अवार्ड जारी करना, किसमें है, 11 में है। 31 में क्या है, 32-33 में क्या है, 32-33 में न्यायालय में जमा राशि का निवेश करना है, सिक्योरिटी में, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में जो बात करी थी वो है। A में क्या है, B में क्या है, C में क्या होता है, प्रारूप C क्या होता है, डबल C क्या है, D क्या है, E क्या है, आधे से ज़्यादा तो पढ़ लिए, कुछ नए हैं उनको आप हल्का हल्का पढ़ लेना। ठीक है, तो ये आपका पूरा हो गया है। इसके बाद में आपका शायद एक टॉपिक और बाकी रहा है, किसका है, इसके बाद में आपका एक टॉपिक और बाकी है। उसके बाद में आपके GF&R भी लगभग कंप्लीट है। RSR का कंप्लीट हो गया है, GF&R कंप्लीट हो गई है। ये मान लो कि आपने 70% जंग जीत ली है। जो ऑडिटिंग है, व्यवसाय पद्धति है, वह तो क्या है, थ्योरी टाइप का पोर्शन है, वो तो क्या है, आप एक बार पढ़ लोगे, दूसरी बार पढ़ोगे तो आपके 70-80% याद हो जाएगा। बस उसमें ये बताना है कि कैसे क्वेश्चन आएंगे, कैसे पूछ सकते हैं आपसे,
क्या याद करना है, याद कैसे करना है, वो नॉर्मल चीज़ें हैं उसमें तो, है ना। कंसेप्ट समझना है उसमें तो, कुछ समझाने का वैसे याद करने का रटने का नहीं है। थोड़ा क्लिष्ट कौन सा था, ये टॉपिक ही क्लिष्ट था, RSR थी और JFNR थी, वो आपकी हो गई। ठीक है, अब आगे आपकी जो बाधाएं हैं वो पूरी समाप्त हैं। अकाउंटेंसी भी ज़्यादा हार्ड नहीं है, थोड़ी यही हार्ड पड़ रही थी। अकाउंटेंसी का जो हार्ड पार्ट था ओपन ने कर लिया है, अब अकाउंटेंसी ज़्यादा हार्ड नहीं है, अकाउंटेंसी ज़्यादा टाइम की नहीं है। ठीक है, तो आपको घबराना नहीं है, लगातार मेहनत करते रहना है, उसी गति से करना है। गति बढ़ा सकते हो, गति को कम नहीं करना है, एक भी दिन व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। एक भी दिन व्यर्थ जाता है तो समझ लेना अपन रेस से कम होते जा रहे हैं ना, अपने को रेस में आगे जाना है। ठीक है, इसके लिए अपने एक भी क्षण, हर क्षण अपने लिए क्या है, कीमती है। धन्यवाद।